नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशियन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, मतलब मैं कोई आपको लाइव वगैरह क्लास नहीं देने वाला। आज बस मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहता हूँ एक टॉपिक के ऊपर। आप जानते हैं कि हम भारत में हैं और भारत में काफ़ी सारी ऐसी टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकलते हैं टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए, जिसमें सिलेक्शन आपका मेरिट बेस पे हो जाता है। चाहे हम परमानेंट रिक्रूटमेंट की बात करें या फिर हम गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट की बात करें, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट है जहाँ केवल आपकी मेरिट के बेस पर आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें मैं बता दूं दोस्तों, इसमें आपके अलग विचार हो सकते हैं, मेरे अलग विचार हो सकते हैं, क्योंकि आप भी एक शिक्षक है और मैं भी एक शिक्षक हूँ, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि किस हद तक जो मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है वो किस हद तक सही है। अब दोस्तों यूपी में काफ़ी सारी ऐसी परमानेंट रिक्रूटमेंट है टीचर्स की, जिसमें आपका केवल मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, जिसमें आपकी चाहे ग्रेजुएशन की मार्क्स देख रहे हैं, आपके जो एजुकेशनल के क्षेत्र में आपने 1 वर्ष या 2 वर्ष डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करा है उसके मार्क्स देख रहे हैं, 10-12 के मार्क्स देख रहे हैं, ठीक है। तो यूपी की ऐसी काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट आपने देखी होगी, ठीक है। बाकी उत्तराखंड की बात करते हैं, उसमें भी ऐसी रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाती है। लेकिन जब हम केवीएस की बात करते हैं तो केवीएस इस हिसाब में केवीएस बिल्कुल ठीक है। अगर केवीएस की परमानेंट रिक्रूटमेंट की बात करें दोस्तों, उसमें भी मेरिट का कोई रोल नहीं रहता, या फिर हम गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो केवीएस की, तो उसमें भी कोई मेरिट का रोल नहीं रहता। लेकिन इस सेट के दोस्तों जो आपको दिल्ली में शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है दिल्ली सरकार की, जो आपको DSSB के माध्यम से देखने को मिलते हैं, उसकी जब हम परमानेंट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं वहाँ तो ठीक है, वहाँ आपका एक एग्जाम होगा, एग्जाम क्वालिफाई करके तभी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जब हम DSSB में या फिर दिल्ली में जो गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों उसमें थोड़ा सा पंगा बैठ जाता है। उसमें आपका जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस से होता है। अब दोस्तों दिल्ली की गेस्ट टीचर का तो मेरा देखा हुआ एक जीता जागता बिल्कुल लाइव उदाहरण तो मैंने देखा था। उसमें क्या हुआ था दोस्तों, जो गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट आपकी निकली थी अभी कुछ समय पहले, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, मेरिट बेस पे हो रहा था। उसमें 10th, 12th और ग्रेजुएशन और बाकी शिक्षा के क्षेत्र में 1 वर्ष या 2 वर्ष या डिग्री डिप्लोमा उसके मार्क्स देख के हो रहा था। अब दोस्तों पता नहीं कुछ बंदे कहाँ से आए थे, कौन से स्टेट से आए थे, वो उनके इतने अच्छे मार्क्स थे ना, इतने अच्छे मार्क्स थे। हर जो 4 जो इन्होंने सेशन बनाया, मतलब जो मैंने आपको बताया 10, 12 और ग्रेजुएशन या फिर जो बीएड, डाइट, बीटीसी वगैरह में, हर किसी में 90% प्लस मार्क्स थे उनके। लेकिन जब दोस्तों मैंने उनसे बात करी या फिर उनसे थोड़ा बहुत डिस्कस करा, उनके जो ज्ञान का स्तर था, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ख़राब था, लेकिन दोस्तों उनके जो ज्ञान का स्तर था, अगर मैं आपको एक परसेंटेज की उसमें बताऊँ तो उनके जो 50 से 60% मार्क्स हैं उस हिसाब से उनका ज्ञान का स्तर था। चाहे हम एजुकेशनल पैडागोजी की बात करें या फिर कोई सिचुएशन की बात करें, कक्षा में शिक्षण को प्रभावी करने की बात करें, तो हर तरह से दोस्तों उनका जो स्तर था वो केवल इतना ही था जैसे उनके 50 से 60% मार्क्स थे। लेकिन कागजों में जो उनके मार्क्स थे दोस्तों वो 90% के प्लस थे। और उसी के साथ जो दूसरे लोग लगे हुए थे उनके, जैसे जो दिल्ली से पढ़े हुए थे, फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, देखो उनके मार्क्स जो हमने देखे उनके मार्क्स काफ़ी कम थे। कम का मतलब दोस्तों ये नहीं कि बिल्कुल कम थे, उनके 70 से 80% मार्क्स थे, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन दोस्तों उनके ना उनकी मेहनत के मार्क्स थे, उनसे मतलब जो डिस्कशन था या फिर जो उनका ज्ञान का स्तर था वो ठीक था। जितने उनके मार्क्स थे उनके ज्ञान का स्तर था, मतलब उन्होंने किसी भी तरह की फ्रॉड डिग्री नहीं थी उनके पास। फ्रॉड तो दोस्तों उनके पास भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कौन से स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट स्कूल से वो डिग्रियाँ लेके आए थे अपनी, जिसमें उनके 90% के प्लस नंबर थे, सभी के 90 से पार थे सबके नंबर, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों उन अभ्यर्थियों का क्यों नहीं सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों हमारी सरकारें बात करती है कि हमें क्वालिटी टीचर्स चाहिए। अब क्वालिटी टीचर्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों, फिर कहाँ से आएंगे क्वालिटी टीचर, अगर मेरिट बेस पे सिलेक्शन करेंगे। मेरिट बेस पे हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये बंदा एक शिक्षक के पद के लिए उपयुक्त है, ठीक है, उसका ज्ञान का स्तर कितना है, कैसे पता चलेगा, वो तो केवल अपनी मेरिट दिखाएगा। अब आप जानते हैं कितनी सारी हमारे भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, आप वहाँ से किसी भी डिग्री या डिप्लोमा को प्राप्त करते हैं या फिर आप 10th, 12th वहाँ से करते हैं, आपको कितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। अगर कल को आपका सिलेक्शन हो जाता है, इसमें आपको कोई झुठला भी नहीं सकता, क्योंकि डिग्री तो आपकी जेन्युइन होती है। लेकिन आप सच्चाई आप भी जानते हैं कि हम भी जानते हैं कि कैसे उनमें नंबर बांटे जाते हैं उसमें। एक तो यूनिवर्सिटी दोस्तों ऐसी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, उदाहरण देके, ठीक है। 2 स्टूडेंट हैं जिसमें से एक ठीक है और एक थोड़ा सा बेचारा कमज़ोर है। अब जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप बीएड या डाइट वगैरह जेबीटी करोगे, ठीक है, उसमें आपका स्टार्टिंग में रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद में आपका उसमें सिलेक्शन होता है, फिर आप उसका एडमिशन हो पाता है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, जो एक स्टूडेंट था वो तो होशियार था, ठीक है, उसने अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई करा, उसका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। जो दूसरा था उसका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि वो एक शिक्षक के पद के लिए उपयुक्त नहीं था, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बोल लीजिए आप उसे, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डाल दिया उसने, मतलब अपनी जो बीएड वगैरह करा तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करने लगा, वो बाहर की कोई यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ। अब दोनों ने क्या करा, एक जो बंदा होशियार था, जो सच में एक शिक्षक बनने की काबिलियत रखता था, उसने पूरे के पूरे 2 साल खूब मेहनत करी, ठीक है, अच्छे से मेहनत की और एक शिक्षक के पद के लिए बिल्कुल काबिल हो गया वो।
अब वहीं जो दूसरा स्टूडेंट था जो ऐसी प्राइवेट से कर रहा था, बस जिसे एग्ज़ाम देने जाता था, शायद से दोस्तों से एग्ज़ाम भी ना देने जाना पड़े, वो तो उसकी डायरेक्ट पास की पास मतलब 70% की डिग्री उसके पास आने वाली थी। तो उसने क्या करा, उसकी तो डिग्री मिल गई, लेकिन उसने इन दोनों में क्या करा, जो अच्छा स्टूडेंट था जिसने मेहनत करके एडमिशन लिया था, उसने तो 2 साल अच्छे से बीएड में करा और जो भी अपने जिस भी तरह से शिक्षण को प्रभावी बना सकता था उसने सारे प्रयास किए। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट था जिसने पैसे देके अपनी डिग्री ले रहा था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो उसने क्या करा, 2 साल उसने कंपटीशन की तैयारी कर ली। अब आप जानते हैं DET+B की बात करें या KVS की बात करें, सब में आपका रिटन एग्जाम होता है। जितने भी मैक्सिमम आपके रिक्रूटमेंट निकलते हैं सब में आपका रिटन एग्जाम होता है। उसने 2 साल उनकी तैयारी कर ली अच्छे से। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ दोस्तों, जब सिलेक्शन होने की बात आई तो उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि देखिए दोनों ने डिग्री प्राप्त करी, डिग्री में दोनों के मार्क्स बराबर थे। हालांकि उसने एक भी दिन नहीं दिया अपने शिक्षण के लिए, मतलब जो बीएड का जो था, मतलब बीएड कर रहा था प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जो पैसे दे के वो कर रहा था, उसमें उसने एक भी दिन नहीं दिया। दूसरे बंदे ने पूरे 2 साल दिए, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ 2 साल वाले का, दूसरे वाले का हो गया, क्योंकि उसने क्या करा, अपनी जो कॉमन पेपर होता है या फिर जो भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम होता है उसकी अच्छे से तैयारी करी उसने 2 साल। अब वो दोस्तों टीचर तो लग गया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है, हमें प्रशिक्षित शिक्षक चाहिए, हमें ऐसी कोई शिक्षक नहीं चाहिए, हमें प्रशिक्षित शिक्षक चाहिए। जब भी आपका DLED है, ये DLED का पंगा बैठ रहा है, क्यों बैठ रहा है दोस्तों, इसलिए तो बैठ रहा है 2010 या 11 के आसपास आपकी DLED आई थी। इसमें क्या था, जो जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जो प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है और जो कहीं प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में लगे पड़े, जैसे बिहार वगैरह में पहले लग जाते थे, आपके पास कोई एजुकेशनल डिग्री नहीं, उसके बाद भी आप लग जाते थे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने सोचा ऐसे तो हमारी शिक्षा प्रणाली या फिर हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो कमज़ोर हो जाएगी, जब हमारे शिक्षक ही प्रशिक्षित नहीं रहेंगे, तो उन्होंने DLED निकाल दिया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, इसमें हमारा शिक्षक ज्ञानी तो है, लेकिन ज्ञानी किसके लिए, उसकी मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश ये सब तो अच्छी है, लेकिन जिस पदवी पे वो काम कर रहा है, जो जिस पद पर वो है, एक जो प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए वो उसके पास क्वालिटी नहीं है। क्योंकि उसकी जो डिग्री या डिप्लोमा है दोस्तों, वो प्रशिक्षित करने के लिए तो की जाती है शिक्षक को, वहाँ पर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसकी तो डिग्री बन के आ गई सीधी की सीधी। और उस डिग्री को दोस्तों कोई झुठला भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी जेन्युइन डिग्री है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी का मैं नाम नहीं ले सकता, वो यूनिवर्सिटी ऐसी है दोस्तों, उसमें थोड़ा पैसा भरो और आपको पूरी की पूरी डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसी डिग्री देंगे उसको कोई झुठला भी नहीं सकता। अब दोस्तों आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में BEd, डाइट, GBT वगैरह में एडमिशन लेते हो, ठीक है भाई, आप मेहनत करके आप रिटर्न वगैरह क्वालिफाई करते हैं, आपको उसमें एडमिशन हो जाता है, ठीक है। उसकी हालांकि फ़ीस कम होती है। जो आप दूसरी जगह से डिग्री करते हो, जो प्राइवेट डिग्री करते हो या फिर कहीं पैसे देके आप डिग्री करते हो, उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप असली में देखोगे ना, आप घर से अप डाउन करते हैं, जैसे कि मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली का मेट्रो वगैरह का आने जाने का खर्चा उतना ही बैठ जाता है जितना वो प्राइवेट स्कूल की डिग्री या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री वो प्राप्त कर रहा है, ठीक है। खर्चा उतना ही बैठ जाता है। चलो ये तो दोस्तों अलग बात है, लेकिन जो मैंने आपको सिचुएशन बताया उसमें, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था, उसमें जो हमारे शिक्षक होंगे, मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे प्रशिक्षित नहीं होंगे, लेकिन हमारे कुछ % उसमें ऐसे शिक्षक होंगे जो अगर मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है तो कुछ % ऐसे शिक्षक होंगे उसमें जो शिक्षक पद के लिए अच्छे से प्रशिक्षित नहीं होंगे। और ऐसी सिचुएशन में दोस्तों फिर गवर्नमेंट के जो रूल हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें तो साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि जितने भी हमारे शिक्षक है सारे के सारे उस शिक्षक पद के लिए प्रशिक्षित होने चाहिए। तो दोस्तों आपको पता चलेगा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरिट बेस पे जितने भी सिलेक्शन होते हैं सारे के सारे जितने भी उसमें शिक्षक लगे हैं सारे के सारे ख़राब है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। लेकिन उसमें काफ़ी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 20 से 30% आप ऐसे शिक्षक मान सकते हैं उसमें, अगर कोई ऐसी किसी स्टेट की रिक्रूटमेंट है, ठीक है, जिसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन हुआ है, जिनके पास जो डिग्री है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा उनके पास जेन्युइन डिग्री है, लेकिन दोस्तों जितने वो मार्क्स उसमें प्राप्त करते हैं, जित मार्क्स के आधार पर उनका उसमें सिलेक्शन हुआ है, तो उतनी वो काबिलियत नहीं रखते, ठीक है। यहीं हम दूसरी तरफ उसकी बात करते हैं रिटन एग्जाम की। यहाँ दोस्तों सारा का सारा क्लियर हो जाता है, जैसे KVS का हो गया, DET+ हो गया, काफ़ी सारी यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें स्टार्टिंग में आपका एक रिटन एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई करने के बाद यहाँ आपका सिलेक्शन होता है। कुछ नौकरियों में इंटरव्यू भी आपका डिमांड कर लेते हैं, बाकी कुछ में ही होता है। जैसे DET+ में आप अगर आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन है। KVS या NVS की बात करते हैं, इसमें रिटन एग्जाम करने के बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ दोस्तों ठीक है, लेकिन केवल दोस्तों मेरिट के आधार पर किसी परमानेंट रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन देना ये दोस्तों गलत बात है, ठीक है। और DET+B या फिर दिल्ली में जो आपको गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के स्कूल्स में, दोस्तों एक गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट बिल्कुल ख़राब नहीं होती, ठीक है। हालांकि वो चीज़ अलग है दोस्तों, इस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, इधर आई बटन पर, इधर किधर होगा आई बटन, उस पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो ये मैंने उसमें पहले ही बताया था कि ठीक है, गेस्ट टीचर की जो रिक्रूटमेंट होते हैं इसमें हम अभ्यर्थियों या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, फिर हम जो लोग होते हैं, इनका ही घाटा होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का इसमें कोई घाटा नहीं होता। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसी भी शिक्षक भर्ती में नियुक्त होने की, तो वो मेरिट बेस दोस्तों कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के साथ गलत हो जाएगा जो सच में ही काबिलियत रखते हैं शिक्षक बनने की,
ठीक है। तो इसलिए रिटन एग्ज़ाम होना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरव्यू हो रहा है नहीं हो रहा है ये दोस्तों उस स्टेट की गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। बाकी दोस्तों रिटन एग्ज़ाम तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए, जब भी हमें या फिर हमारे देश को प्रशिक्षित शिक्षक मिल पाएंगे। ठीक है, ये भी बात ठीक है कि भाई फिर अगर ऐसे होगा तो मार्क्स ज़्यादा लेने का क्या फ़ायदा। तो मार्क्स दोस्तों आप जानते हैं कि काफ़ी सारी अच्छी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो उसमें आपका एडमिशन होता है 12th के बाद। अगर आप उसमें किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपके जो 12th के मार्क्स होते हैं उनके आधार पर ही आपका एडमिशन होता है। ठीक है, वहाँ तक तो दोस्तों ठीक लगता है मुझे। हालांकि वहाँ भी दोस्तों अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन अभी के लिए जो फिलहाल जो समय चल रहा है इस हिसाब से ठीक है कि 12th के आधार पर आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है वो तक ठीक है। नहीं तो दोस्तों आपने काफ़ी बार सुना होगी काफ़ी लोग 12th के मार्क्स देके आत्महत्या कर लेते हैं। उसे रोकने के लिए तो गवर्नमेंट ने ये वाली स्कीम चलाई थी कि काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट है दोस्तों जहाँ पर मार्क्स आपका रत्ती भर काम नहीं आते आपके मार्क्स। ठीक है, उसमें सिलेक्शन के लिए आपका रिटन एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है कि रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं जब ही आपका सिलेक्शन हो पाता है। ये दोस्तों शायद से इसलिए ही चलाया हुआ, काफ़ी सारे आप जानते हैं कि कुछ देश के हमारे राज्यों में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कुछ अभ्यर्थी या फिर विद्यार्थी ऐसे थे जिनके 12th या 10th में कम मार्क्स आते थे और किसी प्रेशर के कारण किसी मानसिक तनाव के कारण बेचारे आत्महत्या कर लेते थे। लेकिन अब सभी को पता है जो भी उनकी ड्रीम, अगर वो IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी जॉब पाना चाहते हैं तो उनके मार्क्स उसमें कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं वो सारे स्टूडेंट जानते हैं। शायद से दोस्तों इसलिए ये हो गया कि आत्महत्या का स्तर विद्यार्थियों का गिर चुका है। बाकी दोस्तों जो रिटन एग्जाम की मैं बता रहा हूँ, जो सच में ही मेहनत करके जो 90% नंबर लाया है, 80% नंबर लाया, तो उसे रिटन से क्या घबराने की ज़रूरत है। जब वो सच में ही होशियार है, सच में मेधावी छात्र है, तो दोस्तों उससे चाहे 1 टेस्ट लो चाहे 2 टेस्ट लो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। वो तो उस पद के लिए काबिलियत रखता है, उससे तो किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी ना। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।